हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी का ही उपन्यास है। और इसमें हमने पहला पार्ट है इसका वो कवर कर लिया है, जिसमें हमने इसके प्रमुख पात्र कब इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है, और इसमें क्या क्या विशेषता है उपन्यास की, क्या इसका कथानक है, ठीक है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है पहले पार्ट में। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले हमने दो उपन्यास और भी कवर किए। एक तो आपका तमस उपन्यास हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस किया है, पूरा लाइन बाय लाइन इसको पढ़ा है। और दूसरा शेखर एक जीवनी को भी हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तब पता नहीं क्यों मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी का हाथ अपने आप हट गया। ख्याल आया उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई ही नहीं। उसके मुकाबले में टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगता है जैसे लाट साहब हो। उस दिन कैरम बोर्ड दिखाकर कितना इतरा रहा था। वह मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा, और नहीं तो इस बार पापा आएंगे तो उनसे लेगा। पिछली बार पापा जिस दिन आए थे उसी दिन उसका रिजल्ट निकला था, तो कितने खुश थे पापा। उसका रिजल्ट देखकर खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीजें दिलवाई थी। इस बार कब आएंगे पापा? यह किधर चले? उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई, मैं टीटू को यहाँ जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। वहीं मत वहीं मत खेलने बैठे जाना, मम्मी गुस्सा होगी, नहीं तो नहाया धोया कुछ नहीं है। बंटी दूर निकल गया। फूफी की तो आदत है कुछ ना कुछ बकते रहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर 1 मिनट को झिझका, कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही ना मिल जाए। जैसे कैसे बोलती है वो। वे भी एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, आ गए बंटी? छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी इसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है, तो मन हुआ था कि उल्टे पैरों लौट आऊं। तो ये पंक्ति पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। मम्मी तो टीटू को कभी ऐसे नहीं कहती, चाहे वह सारे दिन रह ले। उसका बस चले तो वह कभी टीटू को घर नहीं भेजे नहीं जाए। वैसे भी उसे अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है। फूफी कहती है, घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा ऐसी लाट साहिब करने को, और कहाँ मिलती है बच्चों को। टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वह कभी आता ही नहीं। घर में ही खेलता रहता। बिंदा है, सन्नो है, हूँ है, कहने तो कहने दो कहती है तो बंदूक दिखाकर अभी लौट भी जाऊंगा। मैं कहाँ वहाँ रहूंगा ही नहीं, और सूरज तो अब कभी का उग गया है। बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही थी। क्षण भर को पांव ठिठक गए, ना भीतर को जाते बना न लौटते। कोई बंटी? कौन बंटी? आओ। अरे बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है। इतनी बड़ी किसने दिलवाई? पापा ने। आए थे क्या पापा? नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी। एकाएक स्वर की खुशी जैसे बुझ गई। मन हुआ अम्मा के सीने में ही दाग दे बंदूक। जब देखो तब वही बात। बंटी भीतर दौड़ गया। टीटू सन्नो के साथ बैठा बैठा, सन्नो भी एक पात्र है, ठीक है। टीटू सन्नो के साथ बैठा बैठा कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। टीटू एकदम डर गया तो बंटी खिलखिला पड़ा, कैसा डराया? अरे इतनी बड़ी बंदूक देखूं जरा। टीटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकाएक उत्साह में आ गया। चल बाहर चलकर निशाना लगाएंगे। आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। उस दिन कैरम को लेकर कैसा इतरा रहा था। हटो हटो, तुम्हें खेलना नहीं आता। ए टीटू, पहले खेल पूरा करके जाओ। हार रहा है तो कैसा भागने लगा? जीतती हुई सन्नो ने कुर्ता पकड़कर उसे खींचा। ले
खेल और खेल। टीटू ने दोनों हथेलियों से सारी गोटों को इधर उधर चितरा दिया और बंटी को लेकर बाहर भाग गया। हारू हारू खिसियाई सी सन्नो चीखती रही। मुग्ध भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए टीटू ने कहा, दिखा तो यार जरा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। यह कोई 8 आने वाला तमचा नहीं है जो हर कोई चला ले। बंटी अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। अभी खरीदी है। बड़ी ललचाई सी नजरों से देखते हुए टीटू ने पूछा, नहीं पापा ने भिजवाई है, बड़े रोब से बंटी ने जवाब दिया और उसी रोब के साथ वह उसमें कारतूस भरने लगा। चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते तब भी तेरे लिए चीजें तो खूब भेजते रहते हैं। और क्या, इस बार आएंगे तो मेरे लिए बड़ा वाला मैकेनो लाएंगे। मैं तो मम्मी से जो मांगता हूँ मम्मी भी झट दिलवा देती है। अब टीटू और बंटी के बीच में वार्तालाप हो रहा है। बंदूक हाथ में मिल जाती तब तो टीटू फिर भी बंटी से इस रोब को जैसे तैसे झेल जाता, पर खाली बातों का तो रोब। क्यों रे बंटी, तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहे? बंटी का कमजोर हिस्सा वह बन जाता है। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे करता रहा। जब यहाँ आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं, पर अब शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। और तेरे मम्मी पापा में तलाक जो हो गया है? टीटू ने कहा। ना चाहते हुए भी बंटी पूछ बैठा, तलाक तलाक क्या होता है? तू नहीं जानता बुद्धू कहीं का? मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। तुझे कैसे मालूम? तेरी अम्मा बता रही थी, पापा बता रहे थे। बंटी तब मेरी अम्मा बता रही थी, पापा बता रहे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अपमानित हो गया। ठाए ठाए वह हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौट आया। मन में जाने कैसा गुस्सा उफन रहा था। उसके मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ? वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते। वह तो हमेशा से ही मम्मी के पास रहता है। उसकी मम्मी कोई ऐसी वैसी है? कॉलेज की प्रिंसिपल है। आते जाते लोग कैसे सलाम ठोकते हैं। करेगा कोई ऐसे सलाम इनकी मम्मी अम्मा को? और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ? उसे प्यार तो खूब करते हैं। टीटू के पापा तो जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। उस दिन उसके सामने ही ऐसा कान उमेटा था, मतलब कान पकड़ा था, कि पे बोल गए। सारा चेहरा सुर्ख हो आया। अच्छा है, पापा के साथ रहूं, डांट खाओ, पीटो और कान खिंचवाओ, पर मम्मी तो तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं है? कितनी ही बार उसने मम्मी से यह बात करनी चाहिए, पर जब भी वह ऐसी बात करता है मम्मी का चेहरा जाने कैसा कैसा हो जाता है। उसे डर सा लगने लगता है। फिर उससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। अब इस बार पापा आएंगे तो वह पापा से पूछेगा कि वे दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पापा तो उसकी बात बहुत मानते हैं। जहाँ कहता है वही घुमाने ले जाते हैं। जो मांगता है वही दिला देते हैं। यह बात नहीं मानेंगे। अब तो वह बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है। पर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हुई? मम्मी कभी पापा की बात नहीं करती। पापा आते हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं, मम्मी को बुलाते भी नहीं, मम्मी की बात भी नहीं करते। क्या इतने बड़े बड़े लोग भी लड़ते हैं ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ही ना हो? क्या मम्मी को पापा की याद नहीं आती होगी? शाम को मम्मी लॉन में पलंग डालकर लेटी है। मौसम में हल्की सी ठंडक है, पर फिर भी
बाहर खूब अच्छा लग रहा है। मम्मी की छाती पर एक खुली हुई किताब उल्टी रखी है, आसमान में जाने क्या देख रही है। मम्मी बंटी दौड़ दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा था। टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा था। धुल कर पत्तियां कैसी चटकीली हो गई थी। रात नानी की महक धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी और हर पौधे, हर फूल और हर गंध के साथ बंटी का जैसा जैसे बड़ा गहरा संबंध है। पानी दे चुकने के बाद बंटी ने एक बड़ा सा मोंगरे का फूल तोड़ा। इस बगीचे में से फूल तोड़ने का अधिकार केवल बंटी का है, क्योंकि वह बगीचा केवल उसी का है। बिना उससे पूछे तो मम्मी भी नहीं तोड़ सकती। फूल लेकर वह चुपचाप गया और लेटी हुई मम्मी के बालों में खोस दिया। मम्मी बड़ा मीठा सा मुस्कुराई और पकड़कर उसे अपने पास खींच ली। किसे? बंटी को। लाड कर रहा है लाड कर रहा है मम्मी का, और बैठकर फूल को ठीक से पीछे की ओर लगा दी। उस समय मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल उसकी अपनी ही हो जाती है। बालों की खूब ढीली ढीली चोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा, कोई तनाव नहीं, कोई सख्ती नहीं। हमेशा ही इस समय बंटी को मम्मी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर भी। कभी कभी वह अब मम्मी की नजर बचाकर एक एकटक मम्मी को देखता रहता है। मम्मी की ठोड़ी का तिल उसे बहुत अच्छा लगता है। रात में पास लेटा है तो अक्सर उस पर धीरे धीरे उंगलियां फिराता रहता है। उसे आज भी याद है, पहली बार जब उसने ऐसा किया था तो मम्मी जैसे चौंक गई थी। एकदम उसका हाथ हटा दिया और बड़ी देर तक उसके चेहरे पर जाने क्या देखती रही, अजीब अजीब नजरों से। फिर एक गहरी सांस लेकर वे छत की ओर देखने लगी। उनका चेहरा ना जाने क्यों बड़ा उदास और बेचैन हो आया। वह जैसे भीतर ही भीतर सहम गया था। उसकी समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी इतनी उदास हो गई, और उसने तय कर लिया कि वह अब कभी तिल पर हाथ नहीं रखेगा। पर 3-4 दिन बाद मम्मी ने खुद ही उसकी उंगली लेकर तिल पर रख दी रख दी। फिरा मुझे अच्छा लगता है, और हंसने लगी। मम्मी भी सचमुच अजीब है, इन्हें कभी कभी कुछ हो जाता है। आज रात में तिल पर उंगली फेर फेर कर ही बात करेगा, पापा वाली बात। अब वह सब समझ आता है। हिस्ट्री में रामायण महाभारत की लड़ाई की बात समझ ली, मम्मी पापा की लड़ाई की बात नहीं समझ सकता। मम्मी बताए तो टीटू के अम्मा पापा उसे सब बता सकते हैं, और मम्मी उसे नहीं बता सकती। सवेरे की कचोट जैसे फिर ताजी हो गई। टीटू को दिखाते हुए मम्मी टीटू को दिखाते हुए बंटी मम्मी के गले से झूम गया। तो लो देख लो मम्मी कैसा दुलार करती है मेरा। तुम झूम तो जरा अपनी अम्मा के गले में, ना झटक कर अलग कर दे तो ना रहे पापा उसके पास। उससे क्या, मम्मी अकेली जितना प्यार करती है उसे तुम्हारे अम्मा पापा मिलकर भी उतना प्यार नहीं कर सकते। और उसकी आंखों के सामने खटिया पर नंगे बदन बैठे, कभी खांसते तो कभी पेट पर हाथ फेर टीटू के पापा, और हल्दी के दागों से भरी साड़ी पहने अम्मा घूम गई। तब मन एक गर्व युक्त तृप्ति से भर आया। हुलस कर उसने कहा, मम्मी आज बहुत बहुत लंबी वाली कहानी सुनाओ। कहानी चल रही है 7 भाई चंपा की। सौतेली माँ ने कैसे सातों लड़कों को मरवा कर गड़वा दिया। जहां जहां बच्चे गाड़े गए वहां वहां चंपा का एक एक पेड़ लगा उग आया। सौतेले माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ, और नहीं तो क्या, मार कर गड़वा देती है। बच्चों के पापा ने क्यों नहीं कुछ कहा? सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। ऐसा भी कभी हो सकता है, झूठ 7 बच्चे गायब हो जाए और पापा को पता ही नहीं लगे। देखो, जो बंटी है तो बहुत दिमाग उसमें, ठीक है। बात बात पे और प्रश्न करता रहता है, ठीक है। तो हाँ, है होता है ऐसा। पापा कोई ऐसा वैसा आदमी था, राजा था, उसके पास राज्य के बहुत सारे काम थे।
बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बच्चों का ख्याल कभी नहीं ही नहीं। यह तो माँ ही होती है जो। और मम्मी एकाएक चुप हो गई। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही है। क्या देखती रहती है? मम्मी आंखें गड़ाकर कभी आसमान में, कभी छत में। उसे तो वहां कभी कुछ नहीं दिखाई देता। एकाएक ख्याल आया, पापा की बात छू पूछ ले। मम्मी हूँ। बंटी फसो फेस में कैसे पूछे? मम्मी ने कहीं डांट दिया या कि मम्मी बहुत उदास हो गई तो शाम और रात में ही तो वह मम्मी के बहुत बहुत पास हो जाता है। सवेरे तो इन्हीं मम्मी में से एक और मम्मी निकल आती है। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा। आंखें आसमान पर टिकी हुई है, लटे चेहरे पर बिखरी हुई है। लटे मतलब बाल की जो लटे होती है, ठीक है। सचमुच मम्मी सुंदर है। वह बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और चली गई थी। चल तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुक आई। आवाज की सख्ती से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। बता क्या कह रहा था टीटू? टीटू कह रहा था कि तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है, अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे, तू और टीटू यही बातें करते रहते हैं? ये किसने कहा? उसकी मम्मी ने। मम्मी की आवाज में गुस्सा था या दुख पता नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब ही नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। जब देखो उनके घरवाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआंसा हो गया, मतलब रोने वाला। मम्मी एकाएक ढीली हो गई आई, ठंडी सांस खींचकर बोली, कहने करने दो। इन लोगों के पास ये बातें ना हो तो ये जिए कैसे बेचारे? फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या मैं मैं तो हूँ तेरे पास। और उसके बाद बंटी से कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। मम्मी उसे कितना ही प्यार करे फिर भी वह मम्मी से कहीं डरता जरूर है। कितनी बातें सोची थी उसने आज कहने के लिए। दिन में कई बार दोहरा कर भी देख लिया था, पर हमेशा की तरह बात बीच में ही टूट गई। मम्मी चुप चुप उसके बालों और गालों पर उंगलियां फिराने लगी। दोनों चुप हो गए तो दूर लेटी फूफी की आवाज ही हवा में थिरकती रही। उखड़ा बिखरा स्वर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हवा में ठंडक बढ़ गई। चल भीतर चल। और बंटी मम्मी के पीछे पीछे अंदर चला गया। बाहर बाहर था तो जैसे मन के सारे प्रश्न चारों ओर फैले हुए थे। कमरे में आते ही सब सिमटकर मन में समा गए और बंटी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कैसे पूछे वह? क्यों नहीं बताती मम्मी उसे कुछ? अच्छा, मम्मी को क्या कभी भी पापा की याद नहीं आती? वह तो टीटू या कुन्नी से अगर लड़ाई कर लेता है तो तो 2-3 दिन तो बिना बोले रह लेता है, अकेला अकेला खेलता रहता है। पर उसके बाद तो ऐसा ही जी घबराने लगता है कि बोले बिना रहा ही नहीं जाता। कुछ ना कुछ बहाना निकाल कर फिर दोस्ती कर लेता है। अकेला अकेला खेले भी कितने दिन तक आखिर? पर मम्मी तो हमेशा से ही अकेली रह रही है। तलाक में फिर क्या दोस्ती हो ही नहीं सकती? किससे पूछूं? कल टीटू से ही पूछूंगा। टीटू अगर तलाक की बात जानता है तो तलाक की दोस्ती की बात भी जरूर जानता होगा। शनिवार को मम्मी लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती। खाना खाकर, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस दिन मम्मी जो आपकी है, मम्मी किस दिन कॉलेज नहीं जाती? तो शनिवार को लंच के बाद। खाना खाकर मम्मी उठी और सोने के कमरे के सारे पर्दे खींच दिए। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया। अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, वरना मम्मी रोशनदानों में भी काले या भूरे कागज
चिपकवा देती है। गर्मी में उन्हें रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और बंटी है कि उसका अंधेरे में जैसे जी घबराता है। तो बंटी का कहाँ अंधेरे में जी घबराता है, और उनकी माँ आगे आगे की बात की जाए तो अंधेरा यानी कि सो सो ओ रात भर अंधेरा रहता है और रात भर वह सोता भी है। अब दिन में भी अंधेरा कर दोगे तो कोई रात थोड़ी ही हो जाएगी। रात नहीं तो सोए कैसे, पर मम्मी सुनती है कोई बात। बंटी चलो चलो सो, मतलब सो जाओ, और पकड़ कर पलंग पर डाल देती है, जैसे छोटे बच्चों को सुलाया जाता है ना। बंटी जानता है कि कुछ भी कहना सुनना बेकार है, इसलिए जैसे ही मम्मी ने पर्दे खींचे चुपचाप आकर पलंग पर लेट गया। जब तक आंखें खुली नजर कमरे की दीवार में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती है और ना जाने कहां कहां के जंगल पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं। आंखों के सामने परी लोक की परियां और पाताल लोक की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती है। अच्छा, अगर कोई उसे जादू के पंख या उड़ने वाला घोड़ा दे दे तो वह क्या करे? एकदम पापा के पास चला जाए और उन्हें चौंका दे। अचानक उसे आया, देख पापा कितने खुश हो जाएंगे। इधर मम्मी ढूंढ ढूंढ कर परेशान, बाहर देखेगी तो टिट्टू के घर में जाएगी, कुन्नी के घर जाएगी, फूफी सारे में दौड़ती फिरती, और वह जादू की टोपी पहने सब कुछ देखता रहेगा। परेशान होती मम्मी को इधर उधर दौड़ती हुई बौखलाई सी फूफी को, और अब जब मम्मी रो पड़ेगी तो झट से टोपी उतार कर उनके गले में लिपट जाएगा। तो ये यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं बंटी जी। पर ये सब चीजें मिलती कहाँ है? सारी कहानियों में इनकी बातें हैं, पर किसी ने भी यह नहीं लिखा कि ये मिलती कहाँ है। कोई साधु मिल जाए तो बता सकता है, या उसके पास भी ऐसी चीज हो सकती है। मम्मी सो गई। एक क्षण बंटी मम्मी को देखता रहा, कहीं पलके हिल तो नहीं रही है। तभी ख्याल आया, सोती हुई मम्मी कितनी अच्छी लगती है। अच्छा, मम्मी तरह तरह कि कैसे हो जाया करती है। टीटू की अम्मा को तो कभी भी जाकर देख लो, हमेशा एक सी रहती है। फूफी भी। बंटी दबे पांव पलंग से उतरा, धीरे से कमरे के बाहर निकला और दौड़कर करौंदे की झाड़ियों के पास पहुंच गया। कुनी ने कहा कि बंटी अगर उसे खूब सारी करौंदे तोड़कर देगा तो वह बंटी को करौंदे की माला बनाकर देगी, खूब सुंदर सी। टीटू भी आ जाता है तो दोनों मिलकर तोड़ते, पर वह बुलाने तो नहीं ही आ जाएगा। वहाँ उसकी अम्मा मिल जाए तो बस कबाड़, कोई बात नहीं, वह अकेला ही तोड़ लेगा। अचानक लोहे का फाटक बजा तो बंटी घूम पड़ा। अरे वकील चाचा, पसीने में सरा सराबोर वकील चाचा एक तरह से हाँफते हुए अपनी पत्ते सी छड़ी हिलाते हुए चले आ रहे थे। चिपचिपाते हाथों की को कमीज से ही पोंछता हुआ बंटी दौड़ा और वकील चाचा की बाह से झूल गया। आप कब आए चाचा? क्यों रे, तू ऐसे भरी धूप में यहाँ करौंदे तोड़ रहा है? धूप कहाँ, मुझे तो नहीं लग रही है। बंटी दुष्टता से हंस रहा है। हाँ, धूप कहाँ है, यह तो चांदनी है ना, शैतान कहीं का। सकून सकून घर में है या कॉलेज? प्रश्न पूछा उससे, बंटी से। शनिवार को तो 1 बजे ही की छुट्टी हो जाती है कॉलेज की। भीतर सो रही है और फिर मम्मी, ओ मम्मी, वकील चाचा आए हैं के बिगुल नाद के साथ ही बंटी चाचा को लेकर भीतर घुसा। भरी नींद में से मम्मी उठी और वकील चाचा को सामने देखकर जैसे एकदम सिट पिटा गई। साड़ी ठीक
करके उठती हुई बोली, अरे आप कब आए? यह बंटी वहां करौंदे तोड़ रहा था ऐसी धूप में। मम्मी पूछ रही है, अब आप कब आए? पहले उनकी बात का तो जवाब दीजिए। तू बड़ा तेज हो गया है। वकील चाचा ने अपनी टोपी उतार कर मेज पर रखी और ठीक पंखे के नीचे बैठ गए। अभी तो जरा भी गर्मी नहीं है और चाचा की इतना पसीना तुम्हारे यहाँ आज आया हूँ तो समझ लो शहर में आज ही आया हूँ। शहर में आज ही आया हूँ। क्यों रे, तू उठकर फिर करौंदे तोड़ने चला गया? तुझे नींद नहीं आती तो फिर पढ़ता क्यों नहीं है? इम्तिहान नहीं पास इम्तिहान पास आ रहे हैं, आंख लगी नहीं कि गायब? मम्मी सचमुच ही गुस्सा होने लगी, पर बंटी है कि अभी भी हंस रहा है। चाचा इस समय कवच की तरह उसके सामने बैठे हैं। मम्मी का गुस्सा बेकार है। चाचा, आपको कितनी गर्मी लग रही है? उससे तो लगता है कि आप ठंडा ही पिएंगे। बोलिए क्या लाऊं? चाचा की आंखों में एकाएक लाड उमड़ रहा आया। बड़ी खातिर करना सीख गया है तू तो, एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है। मैं अभी आई कहकर मम्मी अंदर चली गई, शायद मुंह धोने या चाचा के लिए कुछ लाने। बंटी धीरे से सरक कर चाचा के पास आया और उनकी कुर्सी के हत्थे पर बैठता हुआ बोला, चाचा पापा कब आएंगे इस बार? इस प्रश्न में पापा के बारे में जानने की इच्छा भी थी, साथ ही यह उत्सुकता भी कि पापा ने कुछ भेजा हो या चाचा के साथ तो चाचा निकाले। पता नहीं क्यों चाचा एकटक उसका चेहरा ही देखने लगे। घनी भौं के नीचे कुछ अंदर को धंसी आंखें जाने कैसी गीली गीली हो गई। बड़े दुलार से पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, पापा की याद आती है बेटे। ये पंक्ति आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है? पूछे जा सकती है किसकी पंक्ति है। झेंपते हुए बंटी ने गर्दन हिला ली। बंटी को लगा जैसे चाचा कहीं उदास हो गए। पीठ सहलाता हुआ उनका हाथ उसे कांपता सा लगा। पापा की बात कहकर उसने कहीं गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं, जब भी वह पापा की बात करता है सब कुछ गड़बड़ा जाता है। किससे करे वह पापा की बात? किससे पूछे उनके बारे में? पापा भी आएंगे बेटा। बेटा मैं जाकर उन्हें भेजूंगा। चाचा का स्वर इतना बुझा बुझा क्यों है? वे तो हमेशा इतने जोर जोर से बोलते हैं जैसे क्लास में पढ़ा रहे। मैं तो इस बार मिलकर भी नहीं आ सका, वरना जरूर तेरे लिए कुछ भेजते। और चाचा बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे, मानो कुछ ना लाने की कमी वे प्यार से ही पूरी कर देंगे। चाचा कुछ लाए भी नहीं। इस सूचना ने बंटी को और भी खिन्न कर दिया, वरना जब भी चाचा आते पापा उसके लिए जरूर कुछ न कुछ भेजते और शायद यही कारण है कि उसे चाचा अच्छे लगते हैं। चाचा का आना अच्छा लगता है। तो जो बंदूक तुम्हारे लिए भेजी थी वह तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। आपने देखी? बंदूक के नाम से ही जैसे मरा हुआ उत्साह एक क्षण को जाग उठा। हमने साथ ही जाकर तो खरीदी थी। फिर चाचा यूं ही कमरे में इधर उधर देखने लगे। ये चित्र तुमने बनाए हैं? दीवारों पर मम्मी ने उसकी पेंटिंग्स गत्ते पर चिपका चिपका कर लटका रखी है। 3 शीशे के फ्रेम में मढ़वा रखी है। तो कितनी पेंटिंग शीशे के फ्रेम में मढ़वा रखी है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। 3। हाँ, बड़े गर्व से बंटी ने कहा। स्कूल में मेरी और भी अच्छी अच्छी रखी है। आर्ट क्लब का चीफ हूँ। तो ये किस क्लब का चीफ हूँ? आर्ट क्लब का चीफ हूँ। कौन? बंटी। अच्छा, चाचा ने शाबाशी देते हुए उसकी पीठ थपथपाई और फिर उसे जैसे कहीं से उदास हो गई। पर यह भी कोई उदास होने की बात हुई भला? इतने में मम्मी घुसी, हाथ में ट्रे लिए हुए। लगा वहाँ मुंह भी धोकर आई है। यूं भी सोकर उठती तो मम्मी का चेहरा बहुत ताजा ताजा लगता। चाचा को गिलास पकड़ाकर मम्मी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन। गुणी मतलब गुण वाला। कलाकार बनेगा। देखो ना, इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग बना रखी। मम्मी ने उसे देखा क्या, जैसे लाड में नहला दिया। बंटी सोच रहा था मम्मी उसके तारीफ में कुछ और कहेगी, पर फिर सब कुछ चुप हो गया। हमेशा बोलते रहने वाले चाचा भी चुप और चाचा के सामने चुप रहने वाली मम्मी भी चुप। अंधेरा अंधेरा कमरा और भीतर बैठे लोग चुप, जैसे एक अजीब सी उदासी
वहां उतर आई हो। चाचा कभी एक घूंट पीते हैं, कभी उसकी ओर देखते हैं तो कभी खिड़की की ओर, पर खिड़की तो बंद है, उस पर पर्दा पड़ा है, वहां तो देखने को कुछ है ही नहीं। मम्मी एकटक जमीन ही देखे जा रही है और वहां है, कभी मम्मी को देखता तो कभी चाचा को। चाची चाची जी अच्छी है बच्चे, आखिर मम्मी ने पूछा। हूँ ठीक है सब, कुछ इस भाव से कहा मानो उन्हें इन सब में कोई दिलचस्पी ही ना हो। तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं जा रही हो इस बार? नहीं, एक तो पहले ही से ही कहीं जगह का इंतजाम नहीं किया है, यूं भी इस बार यहीं रहने का इरादा है। मम्मी पापा की बात क्यों नहीं पूछ रही है? लड़ाई में क्या बात भी नहीं पूछते हैं? कलकत्ते में तो अभी से गर्मी शुरू हो गई है, यहाँ शाम को तो अभी भी बहुत अच्छा रहता है और रात को ठंड रहती है। बातें कर रहे हैं पर बंटी तक को लग रहा है कि जैसे कमरे का मोह नहीं टूट रहा है, उदासी नहीं छंट रही है। यह चाचा को क्या हो गया है? वैसे तो चाचा जब भी आते हैं उन्हें मम्मी से बहुत बहुत बातें करनी रहती है, शाम को या दोपहर को आएंगे तो रात के पहले कभी नहीं आएंगे, और जब तक बैठेंगे लगातार कुछ ना कुछ बोलते ही जाएंगे। अगर मम्मी थोड़ी देर को उठकर चली भी जाए तो चाचा उससे बातें करने लगेंगे, और कुछ नहीं तो उसका टेस्ट ही ले डालेंगे। टेबल पूछेंगे, स्पेलिंग पूछेंगे। चुप तो चाचा रह ही नहीं सकते। उन्हें इस तरह लगातार बोलते देखकर बंटी को ख्याल आता है, अगर उन्हें कभी क्लास में बैठना पड़े तो बाप रे बाप, सारा दिन सजा खाते ही बीते। मुंह पर उंगली रखे खड़े हैं या कि मुंह पर डस्ट डस्टर बांधे बैठे। उसने पिछली बार यह बात मम्मी को बतलाई। क्या बात बतलाई? तो हंसते हुए उसका कान खींचकर बैठकर कहा था, यही सब सोचता रहता है बड़ों के बारे में। और फिर देर तक हंसती रही थी। मुंह पर डांट डस्टर बांधे चाचा की कल्पना में वह खुद हंस हंसकर दोहरा होता रहा। वहीं चाचा आज चुप ही नहीं उदास भी है। आप इतने कितने दिन है यहाँ पर? परसों की तारीख है, बस उसी दिन शाम को चला जाऊंगा। फिर एक क्षण ठहर कर बोले, तुमसे कुछ बातें करनी थी तो सोचा कि एक दिन हाथ में होगा तो ठीक रहेगा। मम्मी की आंखें चाचा के चेहरे पर टिक गई। हजारों सवाल उन आंखों में झलक आए। चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आने लगा। बंटी के मन में जाने कैसा कैसा डर सा सामने लगा समाने लगा सॉरी। पहले वह कुछ भी नहीं जानता समझता नहीं था, जानने समझने की कोई इच्छा भी नहीं थी, पर अब जानने लगा है और जितना जानता है उससे बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है, बल्कि सब कुछ जान लेने की इच्छा है। उसे मालूम है कि चाचा पापा के पास से आते हैं और आने पर पापा की ही बातें करते हैं। क्या बातें करते रहे उससे नहीं मालूम। उसने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की है, पर इस बार जरूर सुनेगा। हाँ, इतना उसे जरूर मालूम है कि चाचा एक दो दिन के लिए आकर मम्मी को 10-12 दिनों के लिए बदल जाते हैं। कभी कभी तो मम्मी इतनी उदास हो जाया करती है कि उनसे बात करना भी बंद कर देती थी। साथ सुलाकर भी ना उसे प्यार से सहलाती ना कहानी सुनाती। पर पिछली बार मम्मी बहुत खुश हुई, इतनी खुश कि बिना बात ही उसे बाहों में भर भर कर प्यार करती रही। तब बंटी को शक हुआ था कि चाचा की छड़ी में तो कोई जादू नहीं है। मम्मी पर फेर कर चले गए और मम्मी बदल गई। तब उसने चुपचाप छड़ी को अपने ऊपर फहरा कर देखा था, फूफी पर भी फहरा कर देखा, पर उनको तो कुछ नहीं हुआ। नहीं छड़ी में, नहीं चाचा की बातों में ही कुछ होता है। आज पता नहीं
कैसी बात करेंगे? उसके बाद मम्मी खुश होगी या उदास, इस बार वह सारी बात ध्यान से सुनेगा। उसने एक उड़ती सी नजर मम्मी पर डाली। मम्मी की आंखें वैसे ही चाचा पर टिकी हुई है, आंखों में वैसे ही सवाल झूल रहे हैं, पर चाचा है कि चुप, बोलते क्यों नहीं? बात करनी है तो करे बात। वह खिड़की में क्या देखे जा रहे हैं? बात वहां तो लिखी हुई नहीं। शकुन। चाचा बोले नहीं, जैसे शब्दों को किसी तरह ठेला। कैसी मरी मरी आवाज निकल रही है आज उनकी, टकटकी लगाए लगाए। मम्मी की आंखें जैसे पथरा गई, बस मूर्ति की तरह वह बैठी है, मानो सांस भी नहीं ले रही हो। वह चाचा है कि अब इस सारी बात की कहानी कार्रवाई भी कर ही डाली जाए। चाचा का स्वर कैसा बिखर बिखर रहा है। यही बात कहनी थी चाचा को, पर इसका मतलब है वह तो पापा है। बात भी पापा की ही है, पर क्या है? कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्या इसलिए आपको यहाँ भेजा है? मम्मी का चेहरा ही नहीं, उनकी आवाज भी सख्त हो गई, वही प्रिंसिपल वाला चेहरा। नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से आया था, पर जब आने लगा तो उसने मतलब बंटी के पापा ने, क्या नाम था उनका, अजय, उसने मुझे तुमसे इस विषय में बात करने को कहा था। मैं नहीं आता तो वह शायद तुम्हें लिखता। इसका मतलब चाचा मिलकर आए हैं पापा से, और अभी अभी उससे कहा था कि आने से पहले मिला नहीं। चाचा इतने बड़े बेग होकर भी झूठ बोलते हैं। उसे बड़ों की बात के बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना वह अभी पूछता। चाचा ने शरीर ढीला छोड़कर पीठ कुर्सी पर टिका दी और आंखें मूंद ली, जैसे बहुत बहुत थक गए। बस हो गई बात, इतनी ही बात करने आए थे। यह भी कोई बात हुई भला? आप कुछ देर आराम कर लीजिए, रात के सफर की थकान भी होगी, बाकी बातें शाम को हो जाएगी। ऐसे कौन सी नई बात करनी है? वाक्य का अंतिम हिस्सा मम्मी ने जैसे अपने आप से कहा, और बिना चाचा का उत्तर पाए ही अलमारी खोलकर एक चादर निकाली और ड्राइंग रूम में के दीवान पर छिप बिछा दी। दीवान मतलब दीवान बेड। चलिए जाकर लेट जाइए, मम्मी ने ऐसे कहा कि जैसे बंटी को कह रही हो, और चाचा भी बिल्कुल चुपचाप उठकर चले गए। पता नहीं वे सचमुच ही थके हुए थे, या पता नहीं वे वैसे बात टालना चाह रहे थे। और तू सोता क्यों नहीं है यहाँ बैठकर, गुटर गुटर बातें सुन रहा है? भरी दोपहर में भी तुझे नींद नहीं आती? बंटी उछल कर पलंग में दुबक गया, पर नींद का कोई प्रश्न ही नहीं। मम्मी की ओर देखकर पूछा, चाचा क्या कहते थे मम्मी? मम्मी ने ऐसी चुभती नजरों से उसे देखा कि वह भीतर तक सहम गया, और खट से उसने आंखें बंद कर ली। पर आंखों से भी वह उसे बंद आंखों से भी वह उस चुभन को महसूस करता रहा। फिर बंद आंखों से ही उसने जाना कि मम्मी भी उसकी बगल में आकर लेट गई है। अब सबको सुलाकर मम्मी जागती रहेगी। चाचा की कही हुई बात क्या बहुत बुरी है? अनायास ही मम्मी की उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगी। कांपती थिरकती उंगलियां उन उंगलियों के पोरों में से झर कर जाने कैसा स्नेह बंटी की नसों में दौड़ने लगा, कि मन में थोड़ी देर पहले जो भय समाया था वह अपने आप ही धीरे धीरे बह गया। स्पर्श से ही वह जान गया कि अब तक मम्मी के चेहरे की वह शक्ति भी जरूर पिघल गई होगी। उसने धीरे से आंखें खोली। मम्मी हमेशा की तरह छत की ओर देख रही थी। आंख से शायद अभी अभी झरा आंसू कनपटी को भिगोता हुआ बालों की लट में लटका था। मम्मी का आंसू। मम्मी को उसने उदास होते देखा है, गुस्सा होते और डांटते हुए भी देखा है, पर रोते हुए कभी नहीं देखा। चाचा ने शायद कोई बहुत ही खराब बात कह दी है। चाचा को लेकर उसके मन में
एक अजीब तरह का आक्रोश घुलने लगा। एक तो कुछ लाए नहीं, फिर झूठ बोला, अब कोई गंदी सी बात कर मम्मी को मम्मी शायद बहुत दुखी है, जैसे भी होगा वह मम्मी के दुख को दूर करेगा। ये लोग सारी बात बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो खुद पता लगाएगा। माँ का दुख दूर करने वाला राजकुमार तो कैसे कठिन कठिन काम करते हैं। वह सरक कर मम्मी से और सटक गया, फिर अपनी छोटी सी बाह मम्मी के गले में डाल कर बोला, बहुत आग्रह के साथ, बहुत मनुहार के साथ, मुझे बताओ ना मम्मी, चाचा ने क्या कहा? तू सोएगा नहीं बंटी? उदासी में भी मम्मी ने ऐसे कड़क कर कहा कि बंटी ने चुपचाप आंखें मूंद ली। ढेर ढेर प्रश्नों पर ढेर ढेर कौतूहल का सागर उसके चारों ओर उमड़ने लगा, जिसमें बहुत डूबता डूबता ही चला गया, गहरे और गहरे। और फिर पता नहीं उसे कब नींद आ गई। धूप ढल गई तो मम्मी और चाचा लॉन में आ बैठे। वह जब से जगा है इन लोगों के आसपास ही मंडरा रहा है। आज जैसे भी हो उसे सारी बात जाननी है, पर चाचा उस तरह की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। उसकी पढ़ाई की बात, मम्मी की कॉलेज की बात और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, पर जो बात करने आए हैं बस वही नहीं कर रहे हैं। शायद यह वह बैठा है इसलिए पर वह जाएगा भी नहीं। बैठे रहे रात तक। रात को वह आंख मूंद कर सोने का बहाना करके पड़ा रहेगा, सारी बातें सुन लेगा। बंटी बेटे, तुम शाम को खेलते वेलते नहीं हो? अच्छा जरा बताओ तो कौन कौन से खेल आते हैं तुम्हें? खेल वेल सीधे से क्यों नहीं कहते कि यहाँ से चले जाओ? ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ, मेरा क्या है, मत बताओ मुझे। मम्मी भी ऐसे देख रही है मानो मेरे जाने का इंतजार कर रही हो। बंटी बिना एक शब्द भी बोले भीतर आ गया, पर मन उसका जैसे वहीं अटका रह गया है। नहीं, वहां जरूर सुनेगा। मेहंदी की मेड़ के किनारे किनारे घुटनों के बल चलकर वह फिर वहीं आ गया। चाचा की कुर्सी के पीछे मोरपंखी का जो पौधा है उसके पीछे दुबक कर बैठ जाए तो वह कम से कम चाचा की बात तो सुन ही सकेगा। बात तो इन्हें ही करनी है। कहीं मम्मी या चाचा ने देख लिया तो बाप रे, इस बात से ही मन भीतर तक कांप गया। तभी भीतर से मन ने धिक्कारा, बस उसी बूते पर कुछ कहना करना चाहते हो? राजकुमार तो राक्षसों के महलों तक में घुस गए, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठा ली, और तुम कुर्सी के पीछे तक नहीं जा सकते? आखिर हिम्मत करके बिना जरा भी आवाज किए पहले मोर पंखे के घने घने पौधों के पीछे आया, फिर सरक कर चाचा की कुर्सी के पीछे। कुछ बड़ा काम कर डालने का संतोष भी मन में था और कुछ बुरा काम करने का डर भी। पर नहीं, मम्मी का दुख दूर करने के लिए शायद सभी के सभी तरह के काम करने पड़ते हैं। यह मम्मी का काम है, अच्छा काम है। मम्मी कुछ बोल रही है, शायद कितना धीरे 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 बोलती है मम्मी, कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, शायद कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अजीब बात है। शकुन ठीक है, खूब साफ सुनाई दे रहा है, पर चाचा रुक क्यों गए हैं? फिर सब चुप। शकुन जिंदगी चाहने का नाम नहीं है। ये पंक्ति मोस्ट है। शकुन जिंदगी चाहने का नाम नहीं है। लो, अब आवाज इतनी धीरे कर दी है कि ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बार बार जिंदगी जिंदगी कर रहे हैं, पापा की बात ही नहीं कर रहे हैं। बंटी थोड़ा और पास सरका। अब शायद मम्मी बोल रही है, खूब धीरे बोल रही है, फिर भी सुनाई नहीं दे रहा। अपनी मम्मी की तो धीरे धीरे कहीं हुई बात भी वह सुन सकता है, समझ सकता है। उम्मीद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वकील चचा, उम्मीद तो ना पहले थी ना अब है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरू के 3-4 साल तक तो मुझे बहुत उम्मीद थी, खासकर बंटी के प्रति उसका रुख देखकर। बच्चे पता नहीं बीच बीच में क्या बोलते जा रहे हैं। मेरे बारे में बोलते बोलते सीमेंट की बात करने लगे। एकाएक ख्याल आया, टीटू को ले आता
वह शायद सारी बात समझ लेता, पर नहीं, अपने घर की बात सबको नहीं बतानी चाहिए। मीरा के साथ तो उसका खूब अच्छा है, यू नो सी इज। अब बीच में पता नहीं यह किसकी बात घुसा दी। चच्चा को कभी इम्तिहान देना हो तो एकदम अंडा, लिखना है कुछ और आप इधर उधर का लिख रहे हैं। मम्मी तो शायद कुछ बोल ही नहीं रही, ये बोलने ही नहीं देंगे। दोपहर में तो गर्मी है और थकान के साथ मारे शायद बोलती बंद हो रही है। अब तो फिर पहले की तरह चालू हो गए हैं, भले ही बोले पर ऐसी बात तो बोले जो समझ में आए। तभी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, तो कुछ समझ में नहीं आ रही, बस यह पता लग रहा था कि आवाज़ खूब सख्त है, चेहरा भी जरूर सख्त हो गया होगा। मन हुआ एक बार देख ही ले। पीछे बैठते समय जो डर लग रहा था वह धीरे धीरे दूर हो गया था और अब जैसे हौसला बढ़ रहा था। वह कुर्सी से एकदम सटक गया। मैं क्या जानता नहीं, इसलिए तो कह भी दिया। कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत दस्तखत करके फार्म दे दिया है, कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना। मैं कचहरी में जमा करके जल्दी ही कोई तारीख देने के धतेरे की है। ये वकील चच्चा भी एक ही घन चक्कर है। पापा मम्मी की बात के बीच में भी अपनी कचहरी तारीख जरूर लाएंगे। वकील की दुम लो। अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। दोनों गुमसुम होकर बैठ गए हैं। बंटी का मन हुआ वहां से सरक ले। ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो कुछ पूछना है मम्मी से पूछेगा। क्या बातें हुई भी कुछ भी समझ में नहीं आता। लगता है जब एक बार घुरी गड़बड़ा जाती है जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है। फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। और जाने कैसे अचानक चाचा का लंबा सा हाथ पीछे को सटका और बंटी के सिर पर से टकरा गया। तो ये जो पंक्ति है ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। जब धुरी गड़बड़ा जाती है, ठीक है, ये वाली पंक्ति। सिर से टकरा गया, बंटी एकदम सकपक्का गया। ये चाचा भी अजीब है, बात करनी है सीधी तरह से करो, इतना हाथ पैर नचाने की क्या जरूरत है। तो यहीं तक पढ़ते हैं आज, ठीक है। बाकी इसका जो पार्ट है नेक्स्ट, वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हमने 37 पेज तक पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद 37 पेज से हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब 37 का जो पहली लाइन है वहां तक हमने छोड़ दिया है, तो ठीक है। वहां से हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।